नमस्कार दोस्तों, मैं सीए श्वेता जैन आज आपको इनकम टैक्स सेक्शन 194 IA के बारे में डिटेल से बताने जा रही हूँ कि जब भी हम कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी यदि परचेज करते हैं तो उस पर जो प्रॉपर्टी खरीदने वाले को टीडीएस डिडक्ट करना होता है, उस टीडीएस को डिपॉजिट करना होता है और उसको रिटर्न भी फाइल करना होता है। तो उससे रिलेटेड सारे प्रोविजन आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, जैसे कि ये प्रोविजन किस पर एप्लीकेबल है, किस पर एप्लीकेबल नहीं है, इसकी टीडीएस की रेट क्या होगी, कौन कौन सी प्रॉपर्टी इसमें कवर होगी, और यदि हम लमसम पेमेंट करते हैं तो क्या होगा, यदि बैंक लोन लेकर पेमेंट होता है तब क्या होगा, गिफ्टेड प्रॉपर्टी, ज्वाइंट प्रॉपर्टी के केस में क्या होगा, 10 रिक्वायर्ड है, पान रिक्वायर्ड है या नहीं, लेट अगर हम टाइम पर अगर टीडीएस नहीं करते हैं या रिटर्न फाइल नहीं करते तो क्या लेट फी इंटरेस्ट लगेगा, पेनल्टी लगेगी। और सबसे बड़ी बात कि हमको रिटर्न या फॉर्म जो फिल करना होता है वो 26QB, उसको कैसे फाइल करना है और कैसे हमको टीडीएस का पेमेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में करना है, कैसे टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर्म 16B हमको डाउनलोड करना है, और ये सारी चीजें जो भी है मैं डिटेल में आपको बताने जा रही हूँ। और सबसे पहले तो फ्रेंड्स, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो क्लॉज है, जो सेक्शन है, ये किस पे एप्लीकेबल होती है। तो एनी पर्सन लाइक, चाहे वो इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, ट्रस्ट हो, एचयूएफ हो, मतलब सभी व्यक्ति पर 194 IA लागू होता है यदि वो क्या करता है, किसी सेलर से को पेमेंट करता है, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करता है और उसके बदले में कोई पेमेंट करता है, तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बायर की है के पेमेंट करते वक्त, सेलर को पेमेंट करते वक्त वो टीडीएस के अमाउंट डिडक्ट करके बचा हुआ पैसा सेलर को दे दे। तो इसके लिए जरूरी कि सेलर जो है वो हमारा रेसिडेंट होना चाहिए। अब इसमें टीडीएस की रेट क्या होगी, तो 1% ऑफ कंसिडरेशन वैल्यू, मतलब जो हम पेमेंट करते हैं, कंसिडरेशन कैसे कैलकुलेट करना है ये भी हम आगे देखेंगे। जो पेमेंट करते हैं उसका 1% टीडीएस डिडक्ट होगा यदि ट्रांजेक्शन 14 मई 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच हुआ है, तो उस पर टीडीएस 0.75% की रेट से लगेगा। अब ये प्रोविजन किस पे लागू नहीं होते हैं वो भी हम देख लेते हैं। सेलर या ट्रांसफरर इज नॉट रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये मैंने बताया था कि सेलर रेसिडेंट होना चाहिए तो ही लागू होगा। ये अगर सेलर रेसिडेंट नहीं है, इंडिया के बाहर का है, और तो उस पे फिर ये सेक्शन लागू नहीं होगी। रूरल एग्रीकल्चर लैंड यदि आप परचेस करते तो उस पर भी ये प्रोविजन लागू नहीं होंगे। और यदि कंसिडरेशन, जो पेमेंट है, जो वैल्यू है प्रॉपर्टी की जो हमको पे करनी है, वो 50 लाख से कम है, तब भी हमको टीडीएस नहीं करना है। 50 लाख या 50 लाख से ऊपर है, यानी कि यदि कोई प्रॉपर्टी 50 लाख की है तो फिर आपको उस पर टीडीएस करना है, 50 लाख से ज्यादा है तो टीडीएस करना है, लेकिन 50 लाख से 1 रुपया भी कम है तो आपको टीडीएस नहीं करना पड़ेगा। अब बात ये उठती है, तो क्या जो हमको टीडीएस डिडक्ट करना है वो पूरी वैल्यू पे करना है या उसमें से 50 लाख को डिडक्ट करके फिर टीडीएस करना है। जैसे कि मान लीजिए हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, उसकी टोटल कंसिडरेशन वैल्यू 75 लैक्स, तो अब हम टीडीएस क्या काय पे करेंगे, 75 पे करेंगे या 75 माइनस 50 25 लैक्स पे करेंगे, तो हम पूरे कंसिडरेशन पर करेंगे, यानी कि 75 लैक्स का 1% टीडीएस डिडक्ट होगा। ऐसा नहीं है कि हम 50 लाख को माइनस करेंगे। 50 लाख तो हमको ये देखना है कि हमको टीडीएस डिडक्ट करना है या नहीं करना है। यदि 50 लाख से कम है तो नहीं करना है, 50 लाख से ज्यादा है तो करना है, और फिर वो पूरी वैल्यू पर वो डिडक्ट होगा। अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज कवर्ड होती है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी, सभी इमूवेबल प्रॉपर्टी, चाहे वो कोई सी भी लैंड हो, बिल्डिंग हो या पार्ट ऑफ बिल्डिंग हो, अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। जैसे कि मैंने बताया था एग्रीकल्चर लैंड में या टीडीएस नहीं होता है, तो आपको एग्रीकल्चर लैंड को छोड़ के जितनी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, चाहे वो लैंड, बिल्डिंग हो, वेकेंट प्लांट हो, चाहे वो रेसिडेंशियल हो, कमर्शियल हो या इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी हो, सभी पर टीडीएस करना जरूरी है। अब हम देखते हैं कि इसकी प्रोसेस क्या होती है। तो सबसे पहले जैसे हमने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है, तो हम उसको पेमेंट करेंगे। तो जब हम पेमेंट करेंगे तो उस वक्त हमको टैक्स डिडक्ट करना होता है। तो सबसे पहले स्टेप्स क्या है कि आपको टैक्स डिडक्ट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सब फॉर्म 26QB, अब टैक्स डिडक्ट किया है तो उसकी डिटेल के लिए एक रिटर्न फाइल करना होता है जिसको बोलते हैं फॉर्म
26 क्यूबी, जिसको बोलते हैं चालान कम स्टेटमेंट। चालान कम स्टेटमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें रिटर्न भी होता है, प्लस इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, अपना टीडीएस जमा भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जमा भी कर सकते हैं, इसलिए इसको चालान कम स्टेटमेंट बोलते हैं। तो फिर हम टीडीएस करने के बाद हमको 26 क्यूबी फाइल करना होता है। तो ये 26 क्यूबी हमको कब फाइल करना होता है, तो ये जिस महीने में हमने टीडीएस किया है उसके अगले महीने की 30 तारीख तक हमको फॉर्म 26 क्यूबी ऑनलाइन सबमिट करना होता है। जैसे कि 15, मान लीजिए कि 15 अप्रैल में हमने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है, उसका 15 अप्रैल को पेमेंट किया है, तो 15 अप्रैल को पेमेंट किया है तो यानी कि उसका अगला महीना अप्रैल, और फिर उसके बाद मई, 30 मई तक हम क्या कर सकते हैं, उसका पेमेंट 26 क्यूबी फाइल कर सकते हैं। अब ये तो बात हुई कि आपको फॉर्म रिटर्न सबमिट करना है, जिसमें कि आपका, आपके सेलर का जो पैन नंबर है वो जाएगा, आप दोनों की एड्रेस जाएंगे, साथ में प्रॉपर्टी का फुल एड्रेस जाएगा, प्रॉपर्टी की वैल्यू जाएगी, और आपने वो पेमेंट कैसे किया है, लमसम किया है या इंस्टॉलमेंट में किया है, ये डिटेल जाएगी। तो ये डिटेल देने के बाद आपको टीडीएस के अमाउंट क्या करनी पड़ती है, जमा करनी होती है। 26 क्यूबी कैसे फाइल करना है वो पूरी प्रोसेस में आपको आगे बताऊंगी। अब फिर उसके बाद हमको जब एक तो 26 क्यूबी फाइल करना है, फिर 26 क्यूबी फाइल करने के साथ साथ ही हमको क्या करना है, टीडीएस भी डिपॉजिट करना है। तो जो टीडीएस हमने डिडक्ट किया था उस टीडीएस को हमको अब डिपॉजिट करना है। तो या तो हम 26 क्यूबी के साथ ही टीडीएस डिपॉजिट कर सकते हैं, या फिर हम चाहे तो बाद में भी डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन टीडीएस हमको टैक्स डिडक्ट होने के अगले महीने की 30 तारीख तक ही जमा करना होगा। मतलब जो 26 क्यूबी में बताया था कि अगले महीने की 30 तारीख तक, वैसे ही टीडीएस भी आपको अगले महीने की 30 तारीख तक जमा करना ही है। अब उसके बाद आपने टीडीएस तो जमा कर दिया, टीडीएस डिडक्ट कर दिया, अब हमको क्या करना होगा कि उसके जब आपने 26 क्यूबी फाइल कर दिया, टीडीएस जमा कर दिया, तो उसके 15 दिन के बाद आपको एक टीडीएस सर्टिफिकेट डाउनलोड करना होता है टीडीएस सीपीसी वेबसाइट से। फॉर्म 16B जिसको बोलते हैं टीडीएस सर्टिफिकेट, वो डाउनलोड करके सेलर को देना होता है। तो ये कैसे डाउनलोड करना है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो 15 डेज, मतलब ये फॉर्म 26 क्यूबी फाइल होने के 15 डेज के अंदर आपको फॉर्म 16B डाउनलोड करके सेलर को देना होता है। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि आपने 10 लाख की प्रॉपर्टी परचेज की। आपने प्रॉपर्टी परचेज की 10 अप्रैल को, 10 अप्रैल को प्रॉपर्टी परचेज की, तो अब आपको एक तो सबसे पहले आप 10 अप्रैल को आप क्या करेंगे, टीडीएस डिडक्ट करेंगे 10 लाख का 1%, यानी कि 10,000 रुपए आप टीडीएस डिडक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे आपने टीडीएस डिडक्ट करा और 10 लाख में से 10,000 रुपए घटा के आप क्या करेंगे, सेलर को पेमेंट कर देंगे। ठीक है, ये तो आपने सेलर को पेमेंट कर दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 10 अप्रैल था तो हम 30 मई तक हम फॉर्म 26 क्यूबी फाइल करेंगे, और फॉर्म 26 क्यूबी के साथ साथ हम क्या करेंगे, जो 10,000 की टीडीएस की अमाउंट है वो भी जमा करवा देंगे। अब ये जमा करवाने के बाद, ये जब हमने जमा करवाई उसके फिर 15 दिन के अंदर हमको फॉर्म 16B डाउनलोड करके, क्योंकि सेलर को का यदि आपने टीडीएस उसको जो उसका कंसिडरेशन था वो हमने कम पे किया, 10,000 से कम पे किया, तो अब वो बोलेगा 10,000 के बदले मेरे को टीडीएस सर्टिफिकेट चाहिए, तो उसी बेस पे तो वो उसके रिटर्न में उसको क्लेम कर सकता है। तो उस 10,000 का आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म 16B डाउनलोड करके सेलर को देना पड़ेगा। आप ये ध्यान रखिएगा कि जितने भी ये सेक्शन 194 IA के प्रोविजन है, चाहे टीडीएस डिडक्ट करना, फॉर्म सबमिट करना, टीडीएस सर्टिफिकेट देना, ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बायर की है, प्रॉपर्टी खरीदने वाले को ही ये सब कुछ करना है। तो ये पूरी प्रोसेस थी। अब हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, सबका मीनिंग समझते हैं। सबसे पहले है कि टाइम ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स। अब टैक्स हमको किस टाइम पर डिडक्ट करना है, तो टैक्स हमको डिडक्ट करना है या तो जब हम जैसे सेलर को जब पेमेंट करते हैं, तो वो पेमेंट करते वक्त यदि हमने पेमेंट पहले कर दिया तो हम पेमेंट पर आपको टीडीएस उसी वक्त जिस समय पेमेंट किया है उस वक्त आपको टीडीएस करना है। या फिर यदि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने उस सेलर के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, उस अमाउंट से क्रेडिट कर दिया, तो या तो यदि आपने क्रेडिट पहले कर दिया यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री आपने पहले कर दी,
तो फिर जो काम पहले किया है, या तो आपने क्रेडिट एंट्री पहले की है या फिर आपने पेमेंट पहले किया है। यदि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जैसे 10 मई पे ही एंट्री ले ली है, तो आप 10 मई को ही आपको टीडीएस करना है। और यदि पेमेंट भले आप कभी भी करें, लेकिन अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने 10 मई को पेमेंट एंट्री की है, उसका क्रेडिट किया है उस सेलर को, तो आपको 10 मई को करना है। लेकिन मान लीजिए कि आपने 5 मई को पेमेंट कर दिया, 10 मई को एंट्री की है, 10 मई को क्रेडिट किया, तो फिर 5 मई में मतलब जो भी दोनों में से पहले हो, क्रेडिट पहले हो या पेमेंट पहले हो, तो फिर अगर 5 तारीख को पेमेंट किया तो फिर हमको 5 तारीख को क्या करना पड़ेगा, टीडीएस करना पड़ेगा। जो अमाउंट पेमेंट करते जो हम पेमेंट करते हैं वो कैश में भी हो सकता है, चाहे वो चेक में हो, ड्राफ्ट में, किसी भी मोड में हो। तो क्रेडिट या पेमेंट जो भी पहले होगा उस पर आपको क्या करना है, टीडीएस डिडक्ट करना है उसी टाइम पर। अब देखते हैं कि जो टीडीएस है वो 1% आपका टीडीएस आपको डिडक्ट करना होता है कंसिडरेशन पर। तो कंसिडरेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो टोटल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकालने के लिए, कंसिडरेशन में हम कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने के लिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के लिए जो भी पेमेंट करते हैं, साथ में उसमें सारे चार्जेस, जैसे कि कई बार क्या होता है कि परचेस वैल्यू में बहुत सारे चार्जेस इंक्लूड होते हैं, जैसे कि क्लब मेंबरशिप फी, कार पार्किंग फी, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर फैसिलिटी फी, मेंटेनेंस फी, एडवांस फी और एनी अदर चार्जेस। तो ये सारे चार्जेस भी क्या होंगे, कंसिडरेशन का पार्ट होगा। मतलब ये सब ऐड करने के बाद ही हमको एक 1% टीडीएस डिडक्ट करना है। हाँ, लेकिन जीएसटी, अगर इस कंसिडरेशन वैल्यू पे जीएसटी भी लगता है तो जीएसटी पर टीडीएस नहीं होगा। तो जीएसटी के पहले की जो वैल्यू है, सारे चार्जेस को इंक्लूड करते हुए उस पर आपको टीडीएस करना है। अब हम बात करते हैं कि यदि टीडीएस की क्या सिचुएशन होगी यदि हम जो पेमेंट कर रहे हैं वो लमसम कर रहे हैं। मतलब कि यदि हम रेडी टू मूव प्रॉपर्टी परचेस करते हैं तो हम लमसम पेमेंट करते हैं। तो जब हम लमसम पेमेंट करते हैं तो वही, या तो जब क्रेडिट करते हैं या पेमेंट करते हैं, जो भी पहले हो उसमें से क्या करना है, फुल वैल्यू पे हमको 1% से टीडीएस डिडक्ट करना होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं, और ऐसा ज्यादातर होता है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी जब होती है, जिसे पहले एडवांस दिया जाता है, फिर फर्स्ट फ्लोर के बाद दिया जाता है, सेकंड फ्लोर पर कुछ पेमेंट दिया था। तो जब अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी हो या फिर हम सेल कंसिडरेशन जो है वो इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं, तो उसमें हमको टीडीएस कैसे डिडक्ट करना है, तो उसमें हमको जैसे जैसे हम इंस्टॉलमेंट पे करते जाते हैं वैसे वैसे हमको टीडीएस करना है। जैसे कि यदि प्रॉपर्टी की वैल्यू 70 लाख है, उसमें से 35 लाख हमने 1 अप्रैल को पे कर दिया, उसके बाद जो 35 लाख था बैलेंस वो हमने 1 नवंबर को पे किया। तो अब टीडीएस हम कब डिडक्ट करेंगे, तो जो 35 लाख अप्रैल में पे किया था तो उसका टीडीएस हमको अप्रैल में डिडक्ट करना है। उसका टीडीएस कब होगा, अप्रैल में। किस पे, वो 35 लाख पे। और जो 35 लाख हमने नवंबर में पेमेंट किया है तो उसको 1 नवंबर को आपको टीडीएस करना है 35 लाख पर। तो इसी जैसे जब जब हम इंस्टॉलमेंट देते जाएंगे तब तक हम क्या करेंगे, टीडीएस करेंगे। टीडीएस फिर वैसे ही वो 1 महीने के बाद 26 क्यूबी, फिर टीडीएस सर्टिफिकेट, यानी कि इंस्टॉलमेंट करते जाते हैं और आप हमारा उसी समय हम टीडीएस भी करते जाएंगे। तो ये बात आती है कि जब हम अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी परचेस करें या इंस्टॉलमेंट में प्रॉपर्टी परचेस करें। हाँ, पर एक बात है कि यदि आपने पूरी वैल्यू उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दी है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें टीडीएस करना होता है। अब हम बात करते हैं कि यदि प्रॉपर्टी हमने बैंक लोन के थ्रू परचेस की, तो हम क्या उसमें, इस स्थिति में क्या होता है कि जो बैंक है वो प्रॉपर्टी का पैसा डायरेक्ट सेलर को देता है। तो ऐसी स्थिति में टीडीएस कौन करेगा, तो जब भी ऐसी स्थिति आती है तो बैंक लोन में तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की ही होगी, परचेसर की होगी, उसी को टीडीएस करना है और टीडीएस डिडक्ट करना, उसी को फॉर्म सबमिट करना है। इसमें बैंक की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जब बैंक के द्वारा सारा पैसा सेलर को दिया जाता है, उस वक्त टीडीएस करना होगा, और ये टीडीएस परचेसर के द्वारा, बायर के द्वारा किया जाएगा। इसमें हमको क्या करना है कि जो बैंक ने सेलर को पेमेंट किया है वो डेट हम देखेंगे, न कि ये देखेंगे कि हम इस बैंक में कब हम इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं। तो हम वो कोई मैटर नहीं करता है, उसका इस चीज से कोई रिलेशन नहीं है। बस जब सेलर के अकाउंट में पैसा गया उस समय बायर को क्या करना है, टीडीएस डिडक्ट करना होता है। तो इसमें ज्यादा अच्छा यही होगा कि हम ये कोशिश करें कि जो बैंक लोन की अमाउंट है पहले बायर खुद अपने अकाउंट में ले ले और फिर उसमें से टीडीएस डिडक्ट करके सेलर को पेमेंट करें। अगर डायरेक्ट बैंक करता है तो फिर बायर को अपनी जेब से हो सकता है कि शायद टीडीएस डिडक्ट करके सबमिट करना, जमा कराना पड़ जाए।
यदि कोई प्रॉपर्टी गिफ्टेड प्रॉपर्टी यानी कि कोई प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है विदाउट पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन, उसमें किसी भी ट्रांसफर के बदले में कोई कंसिडरेशन का पेमेंट नहीं होता, जैसे कि कोई गिफ्ट प्रॉपर्टी है, तो उसमें फिर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगी, वहां पर टीडीएस नहीं किया जाएगा। अब बात करते, कई बार ऐसा होता है कि जॉइंट प्रॉपर्टी होती है, तो एक या एक से ज्यादा बायर होते हैं या एक से ज्यादा सेलर होते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो कितनी बार टीडीएस का होगा या जो 26 क्यूबी है वो कितने फॉर्म सबमिट होंगे, तो उसकी हम सिचुएशन देखते हैं कि वन बायर है और वन सेलर है। यदि एक ही बायर है और एक ही सेलर है तब तो फिर एक ही 26 क्यूबी सबमिट होगा, लेकिन एक बायर है और दो सेलर है, तो दोनों ही दो सेलर है, तो जो बायर है वो दोनों ही सेलर को अलग अलग फॉर्म 26 क्यूबी फाइल करेगा और दोनों का टीडीएस अलग अलग डिडक्ट करेगा और अलग अलग ही 26 क्यूबी, मतलब दो 26 क्यूबी फाइल होंगे। अब बात करें कि दो बायर है और सेलर एक ही है, सेलर एक है लेकिन उसको प्रॉपर्टी को खरीदने वाले कितने, दो बायर हैं, तो ऐसी स्थिति में दो 26 क्यू भी जाएगा, मतलब पहले बायर के द्वारा सेलर को, फिर दूसरे बायर के द्वारा सेलर को, तो अलग अलग क्या जाएंगे, दो 26 क्यू भी जाएंगे। लेकिन मान लीजिए कि टू बायर है टू सेलर है, मतलब कोई प्रॉपर्टी है, जैसे कि आप एग्जांपल देखते हैं अपन कि ए और बी जो है उन्होंने ज्वाइंट प्रॉपर्टी परचेज की, ए और बी ने प्रॉपर्टी ज्वाइंटली परचेज की है, और किससे परचेज की वो लैंड, उसने सी और डी से, मतलब जिसके कि जो उस लैंड के ऑनर भी जो है वो क्या है, सी और डी ज्वाइंट में है। तो ऐसी स्थिति में हम 26 क्यू भी कैसे करना है, कैसे टीडीएस डिडक्ट करना है, तो इसमें चार 26 क्यू भी सबमिट होंगे। वो कैसे, पहले ए करेगा, ए सी के लिए 26 क्यू भी फाइल करेगा, फिर ए डी के लिए 26 क्यू भी फाइल करेगा, फिर बी सी के लिए करेगा और बी डी के लिए करेगा। तो इस प्रकार से क्या करना पड़ेगा, चार 26 क्यू भी फाइल करने पड़ेंगे। तो ये केस था कि यदि कोई प्रॉपर्टी ज्वाइंट प्रॉपर्टी होती है तो उस केस में हमको कैसे सबमिट करना होता है। अब हम देखें कि एक जो बार बार क्वेश्चन उठता है कि जैसे टीडीएस रिटर्न फाइल करने के लिए 10 जरूरी होता है, तो क्या इस सेक्शन में भी टीडीएस करने के लिए 10 जरूरी है, तो जी नहीं, आपको 10 की रिक्वायरमेंट, फॉर्म्स 26 क्यूबी सबमिट करने के लिए 10 की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आपको सिर्फ 26 क्यूबी आप फाइल कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना पेन नंबर और सेलर का पेन नंबर जरूरी होता है। क्या सेलर का पेन नंबर जरूरी है, तो जी हाँ, सेलर का पेन नंबर जरूरी है। आपको ट्रांजेक्शन करने से पहले ही सेलर से पेन नंबर ले लेना चाहिए। और लेकिन यदि आप पेन नंबर सेलर नहीं देता है या गलत दे देता, तो ऐसी स्थिति में आपको टीडीएस जो डिडक्ट करना है वो अंडर सेक्शन 206AA के अंतर्गत आपको 20% की रेट से आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा यदि उसने पेन नहीं दिया है। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं बनेगी, क्यों, क्योंकि जब रजिस्ट्री करवाने आप जाएंगे तो यदि प्रॉपर्टी की वैल्यू 30 लाख से ज्यादा है तो 30 लाख से ज्यादा होती है तो रजिस्ट्रार के द्वारा एक एआईआर इंफॉर्मेशन दी जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो उसके लिए उसको क्या करना होता है, 30 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी पे उसको पेन नंबर रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो पेन नंबर मांगेगा, तो इसका मतलब है कि आपको पेन नंबर मिलेगा ही सही। तो ऐसी 20% की सिचुएशन नहीं बनेगी, क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से ऊपर, 50 लाख से ऊपर होगी तो रजिस्ट्रार के द्वारा टाइम रजिस्ट्री करते वक्त उससे पेन नंबर मांगा जाएगा। यदि हम 26 क्यूबी फाइल करने में देर करते हैं, नहीं करते हैं, तो लेट फी क्या होगी, तो एज पर सेक्शन 234E ऑफ द आईटी एक्ट, यदि हमने जो रिटर्न है 26 क्यूबी है फाइल करने में देर कर दी है, तो आपको 200 रुपए पर डे से, जब तक ये देरी चलती रहेगी, मतलब जिस दिन से आप लेट हुए उस दिन से लेके जब तक आपने 26 क्यूबी सबमिट नहीं किया तब तक की लेट फी आपको 200 रुपीज पर डे से आपको लेट फी देना होगी। लेकिन जो लेट फी की जो मैक्सिमम अमाउंट आपकी टीडीएस की अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकती, जैसे कि यदि 10,000 का टीडीएस डिडक्ट किया है तो आपकी लेट फी मैक्सिमम 10,000 ही हो सकती है। अगर मान लीजिए कि लेट फी आप काउंट करते हो 15,000 आती है, तो ऐसी स्थिति में आपको 10,000 रुपए की लेट फी लगेगी। यदि हमने टाइम पर टीडीएस डिपॉजिट नहीं किया है, टीडीएस डिडक्ट ही नहीं किया, तो उस पर क्या हमको इंटरेस्ट लगेगा, तो जी हाँ, उस पर इंटरेस्ट लगेगा आपको 1% पर मंथ या पार्ट ऑफ मंथ के लिए आपको इंटरेस्ट देना होगा। यदि आपने क्या करा है, टीडीएस डिडक्ट ही नहीं किया है या फिर कम टीडीएस डिडक्ट किया है, तो फिर जब उस डेट से जब आपको टीडीएस डिडक्ट करना था,
मतलब जिस दिन आपने पेमेंट किया, क्रेडिट किया, जो भी पहले थी, उस डेट से उस डेट को आपको टीडीएस करना था। तो उस डेट से लेके जिस तारीख तक आपने टीडीएस डिडक्ट किया है, उस तारीख तक का आपको क्या करना पड़ेगा, 1% पर मंथ से आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। ये तो बात आती है कि आपने टीडीएस किया ही नहीं या कम किया हो। लेकिन यदि आपने टीडीएस तो कर लिया है लेकिन उसको टाइम पर गवर्नमेंट में जमा नहीं किया है, तो उसमें आपको 1.5%, 1.5% पर मंथ से आपको इंटरेस्ट भी पे करना, 1.5% हो जाएगी फिर रेट, और 1.5% पर मंथ से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और ये जो इंटरेस्ट है वो डेट ऑफ डिडक्शन, मतलब जिस तारीख से आपने टीडीएस किया है उस तारीख से लेके जब एक्चुअल पेमेंट गवर्नमेंट को, डिपार्टमेंट को किया है, तब तक के लिए आपको 1.5% पर मंथ से आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। पेनल्टी, लेट फी और इंटरेस्ट के अलावा एक इन दोनों के अलावा भी पेनल्टी भी असेसिंग ऑफिसर आप पर लगा सकता है। यदि आपने 26Q फाइल नहीं किया या टीडीएस जमा नहीं किया, तो सेक्शन 271H के अंतर्गत असेसिंग ऑफिसर के द्वारा आपको 10,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी भी लगाई जा सकती है, जो कि इंटरेस्ट और लेट फी के अलावा होगी। अब इसमें भी यदि आपको ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी यदि आपने ये प्रूव कर दिया कि हमने जो टीडीएस डिडक्ट किया था, कलेक्ट करना था, वो टीडीएस लेट फाइलिंग फी और इंटरेस्ट के साथ टीडीएस रिटर्न हमने फाइल कर दिया है, और टीडीएस को हमने क्या करा है, टीडीएस विद इंटरेस्ट लेट फाइलिंग फी के साथ हमने उसको जमा करा दिया है। यदि हमने टीडीएस जमा करा दिया है, लेकिन ये टीडीएस आपका जमा जो है वो होना चाहिए बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द स्पेसिफाइड ड्यू डेट्स, मतलब जो ड्यू डेट थी उससे 1 ईयर के अंदर हमने क्या करा है, इंटरेस्ट टीडीएस का रिटर्न फाइल कर दिया है, और हमने टीडीएस की अमाउंट विद इंटरेस्ट और लेट फी फाइल पेमेंट कर दिया है। यदि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में पेमेंट कर दिया, हम प्रूव कर देते हैं, तो फिर हम पर ये पेनल्टी नहीं लगेगी। अब हम देखते हैं कि हमको फॉर्म 26QB जो रिटर्न सबमिट करना है वो कैसे करना है। उसके लिए हमको टीन एनएसडीएल की साइट पर जाना होगा। गूगल में हम टाइप करेंगे टीन एनएसडीएल, सबसे ऊपर देखिए www.teennsdl.com आ गया, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ सर्विसेज पर क्लिक करेंगे। सर्विसेज में आप देखिए इधर की साइड टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद ये साइड में आपका आ गया है टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी में, देखिए ऑनलाइन फॉर्म फॉर फर्निशिंग टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी फॉर्म 26QB, यहाँ पर हमको क्लिक करना है। अब इसमें हमको क्या करना है, हमारा फॉर्म सिलेक्ट करना है। हम नीचे की साइड आते हैं, यहाँ देखिए टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी फॉर्म 26QB, इसको हम प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद ये फॉर्म पूरा ओपन हो गया 26QB। यहाँ पर आपको एक सबसे पहले ये भी दिखिए टाइम कितना बचा हुआ है, इसी टाइम में आपको फॉर्म पूरा कंप्लीट करना है। यदि नहीं कर पाते तो आपको वापस से पूरी प्रोसेस फिर से करना पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने फॉर्म, अब हम ऐसे इतना टाइम सफिशियंट होता है, आप आराम से फिल कर सकते हैं, छोटा सा फॉर्म है। ये 4 स्टेप्स में होगा। सबसे पहले आपको टैक्स पेयर की इंफॉर्मेशन देनी है, फिर एड्रेस देना है, प्रॉपर्टी की डिटेल्स देनी है, और पेमेंट देना है, पेमेंट की इंफॉर्मेशन है, पेमेंट करना है हमको। देखिए सबसे पहले हमको सिलेक्ट करना है टैक्स एप्लीकेबल। यदि जो बायर है, प्रॉपर्टी खरीदने वाला जो है वो कंपनी है, तो हम ये सिलेक्ट करेंगे ऊपर वाला कारपोरेशन टैक्स, या फिर अदर देन कंपनी है तो हम इनकम टैक्स को सिलेक्ट करते हैं। इनकम टैक्स को सिलेक्ट करने के बाद फाइनेंशियल ईयर देखना है। फाइनेंशियल ईयर ये अपने आप लेगा, जो हम आगे फॉर्म में डेट डालेंगे उसके बेसिस पे खुद ही फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर ले लेगा। उसके बाद टाइप ऑफ पेमेंट में टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी आ गया। स्टेटस बताना है, स्टेटस ऑफ द पेई सेलर ट्रांसफर, जिसने प्रॉपर्टी बेची है सेलर जो है उसका आपको स्टेटस लेना है कि रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट, हम रेसिडेंट लेंगे। उसके बाद परमानेंट अकाउंट नंबर ऑफ बायर, प्रॉपर्टी खरीदने वाले का पैन नंबर आपको यहाँ पर देना है। उसके बाद आपको देना है जो जो भी स्टार लगे हुए कंपलसरी फील्ड है। उसके बाद कंफर्म परमानेंट अकाउंट नंबर ऑफ ट्रांसफरी, जो हमने यहाँ पर पेन नंबर दिया था उसको एक बार फिर से हमको बायर का जो पेन नंबर है वापिस से यहाँ पर भी देना है, वो कंफर्म करने के लिए। उसके बाद हमको देना है पेन नंबर ऑफ सेलर, ट्रांसफर पेई सेलर, जिसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है सेलर जो है उसका पेन नंबर हम यहाँ पर देंगे। यहाँ पर पेन नंबर देने के बाद फिर आपको
यहाँ पर देखिए कंफर्म परमानेंट अकाउंट नंबर ऑफ ट्रांसफर, इस जो अभी यहाँ पर आपने सेलर का पैन नंबर दिया वही पैन नंबर हमको वापस से यहाँ पर देना है। ये जो है नेम और स्टेटस है, ये ऑटोमेटिक जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डाटा है उसके बेसिस पे यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। बस इतना, एक तरह से ये फर्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, हमारा और सेलर का, बायर और सेलर दोनों के क्या आएंगे, पैन नंबर आ जाएंगे। उसके बाद हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब हम आते हैं एड्रेस पे। एड्रेस वाले में हमको हमारा मतलब बायर का और सेलर का दोनों के एड्रेस देने होते हैं। तो देखिए सबसे पहले है कंप्लीट एड्रेस ऑफ द ट्रांसफर, जिसने की प्रॉपर्टी खरीदी है, बायर है, उसका आपको यहाँ पर एड्रेस देना, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, मेल आईडी और मोबाइल नंबर। उसके बाद वो पूछता है वेदर मोर देन वन ट्रांसफर यार बायर, क्या एक से ज्यादा बायर है, तो यदि एक से ज्यादा है तो हम यस करेंगे, नहीं तो नो कर देते हैं। उसके बाद जो आता है कंप्लीट एड्रेस ऑफ द ट्रांसफर, अब जिसने प्रॉपर्टी बेची है, ट्रांसफर की है, उसका एड्रेस आपको देना है, ऐसे ही सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, मेल आईडी, मोबाइल नंबर। ये देने के बाद यहाँ भी वो यही पूछ रहा है कि वेदर मोर देन वन ट्रांसफर सेलर, क्या एक से ज्यादा सेलर है, तो हम यदि एक से ज्यादा होंगे तो हम यस करेंगे, नहीं तो हम नो करेंगे और फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट के बाद अब आते हैं प्रॉपर्टी डिटेल्स पे। अब हमको प्रॉपर्टी की डिटेल्स देनी, कंप्लीट एड्रेस ऑफ द प्रॉपर्टी ट्रांसफर, जो प्रॉपर्टी हम खरीदी है उसका कंप्लीट एड्रेस देना है। सबसे पहले टाइप ऑफ प्रॉपर्टी बतानी है कि वो लैंड है या बिल्डिंग है, कोई शॉप है, फ्लैट्स है, बंगलो, अपार्टमेंट्स है, तो हम यहाँ पे बिल्डिंग लेंगे, नहीं तो हम लैंड लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लैंड ले ली। उसके बाद उसका एड्रेस बताना है, आपको सिटी बतानी है, उसके बाद आपको स्टेट बताना है, पिन कोड बताना है। अब उसके बाद आपको डेट ऑफ एग्रीमेंट बुकिंग, आपको किस तारीख पर आपका एग्रीमेंट हुआ है, बुकिंग हुई है, तो हम यहाँ पर जो भी आपकी डेट है बुकिंग की डेट वो ले सकते हैं। जैसे मैंने 13 मई 2021। अब यहाँ पर हमने ले ली है डेट। उसके बाद वो बोलता है टोटल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन प्रॉपर्टी वैल्यू, जितने में हमने प्रॉपर्टी खरीदी है उसकी टोटल वैल्यू यहाँ पर हमको देना है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लेती हूँ 60 लाख, ठीक है। उसके बाद पेमेंट टाइप, अब यहाँ पे देखिए वो पूछ रहा है कि आपका लमसम पेमेंट हुआ है इंस्टॉलमेंट पे। यदि लमसम हुआ है तो आपको एक ही बार टीडीएस करना है पूरी अमाउंट पर, यदि इंस्टॉलमेंट में हुआ तो अलग अलग आपका पेमेंट होगा और अलग अलग टीडीएस होगा। तो हम यहाँ पर अभी इंस्टॉलमेंट में लेते हैं। अब इंस्टॉलमेंट में सिलेक्ट करने के बाद आपको बताना है डेट ऑफ पेमेंट की क्या है, जो या डेट ऑफ पेमेंट या क्रेडिट, जैसे मैंने पहले बताया था कि जो भी पहले होता है उस पर आपको टीडीएस करना है। तो अब आपको लेना है कि आप क्रेडिट पहले कर रहे हैं या पेमेंट पहले कर रहे हैं। तो जो भी आप पहले कर रहे हैं उसकी आप डेट लेंगे यहाँ पर। जैसे कि हम यही डेट ले लेते हैं 13 मई, तो जो पहला पेमेंट है वो भी हमने उसी तारीख को कर दिया। चलिए उसके बाद हमको लेना है, अभी देखिए फाइनेंशियल ईयर उसने खुद ने ही बता दिया है आपको। और देखिए यहाँ पर इसने ये भी बोल दिया है कि इफ डेट ऑफ फर्निशिंग फॉर्म 26 क्यूबी इज बियॉन्ड प्रिस्क्राइब्ड ड्यू डेट द सेम में अट्रैक्ट लेट फाइलिंग फी। यहाँ पर आपको क्या लगेगी, लेट फाइलिंग फी भी आपको अंडर सेक्शन 234E देना है। तो ये भी यहाँ पर आ गई है, वो भी आप कैलकुलेट करके आप ले सकते हैं। उसके बाद है डेट ऑफ टैक्स डिडक्शन। अब हमने टीडीएस कब किया, तो जिस दिन हमने पेमेंट किया उसी दिन हमने टीडीएस भी किया, तो हम यहाँ 13। अगर आपने आगे पीछे किया है तो आप वो डेट ले सकते हैं। तो ये डेट ऑफ टीडीएस की आ गई है। उसके बाद आपको अमाउंट बतानी है कि सबसे पहले यहाँ पर आपको बताना कि जैसे जैसे आपने अमाउंट पे की है सबके प्लीज लिस्ट अमाउंट पेड क्रेडिटेड फ्रॉम द लिस्ट। हमने जैसे 60 लाख की वैल्यू थी उसमें से अभी हमने इंस्टॉलमेंट में ले रहे हैं, तो 60 लाख में से हम कितने अभी दे रहे हैं, 10 लाख दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमको क्या लेना है, 10 लाख ले लिया हमने, बाकी सब हमने नहीं। तो 10 लाख हमने वैल्यू ले ली। उसके बाद टोटल अमाउंट पेड क्रेडिट, तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 10 लाख।
10 लाख हमने अभी जो अमाउंट पेड की है, ऊपर कंसिडरेशन वैल्यू में पूरी अमाउंट थी और नीचे क्या आएगी जो अभी हमने पे करी उस पे। ये देखिए रेट ऑफ टीडीएस उसने खुद ने ले ली कि अभी क्या लागू हो रही है इस पे 1%। 1% उसने ले ली। यहाँ पर हमको बेसिक टैक्स जो टैक्स की टीडीएस है वो देना है। अब इसके बाद आता है इंटरेस्ट और फी। यदि जैसे कि इसमें भी आ रहा है कि हम लेट फाइल कर रहे हैं तो हमको लेट फी भी कैलकुलेट करके यहाँ पर लेनी पड़ेगी। साथ में यदि इंटरेस्ट भी है तो लेट अगर हमने किया तो हमको इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करके हमको मैन्युअली यहाँ पर डालना पड़ेगा। जो कि अगर आपके केस में अगर इंटरेस्ट या लेट फी बनती है तो आप वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरा यहाँ पे इंटरेस्ट अगर 1000 रुपीज बना है, लेट फी भी मेरी बनी है तो मैं यहाँ पर ले सकती हूँ। इस तरह से आप भी कैलकुलेट करके आपको मैन्युअली यहाँ पर डालनी होगी। इस तरह से आपको टोटल कितना 11,500 रुपए का पेमेंट करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। पर पेमेंट इंफॉर्मेशन में पर आ गए हैं। सबसे पहले हमको सिलेक्ट करना है मोड ऑफ पेमेंट, कि हमने जो पेमेंट है वो अभी इमीडिएटली करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। और यदि हम चाहते हैं कि नहीं बाद में पेमेंट करें तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। बाद में अगर करते हैं तो आप एक्नॉलेजमेंट देकर बाद में भी आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। वो कैसे करना है वो भी मैं आपको अभी बता दूंगी। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर जो आपने अगर अभी का सिलेक्ट किया कि नहीं हमको अभी ही पेमेंट करना है तो हम क्या उसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे नेट बैंकिंग से करना है या डेबिट कार्ड से करना है। जो भी जिससे भी करना है वो सिलेक्ट करके आप बैंक का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको देना है डेट ऑफ पेमेंट क्रेडिट, डेट ऑफ पेमेंट टू द ट्रांसफर सेलर। सेलर को जो हमने पेमेंट दिया है या उसको क्रेडिट किया अकाउंट में, जो भी पहले वो डेट यहाँ पर देंगे। ये वही डेट है जो हमने प्रॉपर्टी डिटेल्स में दी है। उसके बाद जो टीडीएस कब किया है वो वाली डेट आपको यहाँ पर देनी है। और उसके बाद जो कैप्चा कोड है वो यहाँ पर इंटर करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके पास कंफर्मेशन का पेज ओपन हो जाएगा। कंफर्मेशन के पेज में आपको कंफर्म करना है जो डिटेल आपने दी है वो उसकी समरी आ जाएगी। जैसे कि आपको कौन सा फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर, कौन सा कोड है, पेन नंबर ऑफ बायर, पेन नंबर ऑफ सेलर और कैटेगरी वगैरह, ये सारी डिटेल आपको शो होगी। यहाँ पर आपको कंफर्म करना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करके आपको कंफर्म पर क्लिक करना है। जो टर्म्स एंड कंडीशन है, प्राइवेसी पॉलिसी है, उस पर क्या करना है, आप एग्री करके आपको कंफर्म करना है। कंफर्म करेंगे उसके बाद आपके पास काइंडली से एक्नॉलेजमेंट नंबर फॉर फ्यूचर रेफरेंस आपके पास क्या आ जाएगी, एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाएगा। उसको आपको सेव करके रखना है क्योंकि उसी एक्नॉलेजमेंट नंबर के बेस पे आप यदि बाद में पेमेंट करना चाहते हैं तो बाद में पेमेंट कर सकते हैं। कुछ भी अगर आपको देखना करना है तो उसके लिए आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर की रिक्वायरमेंट होगी। तो आप क्या करेंगे, जैसे हमको अभी टीडीएस सर्टिफिकेट भी डाउनलोड करना है तो हम यहाँ पर से एक्नॉलेजमेंट नंबर आप सेव करके रख लें और उसके बाद इसको क्लोज पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपके पास आ जाएगी जो जो पेमेंट हमको करना है उसकी डिटेल आ जाएगी। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उस डिटेल को आप देखकर उसके बाद हम सबमिट टू बैंक कर सकते हैं पेमेंट के लिए। या फिर यदि ये 26 क्यूबी की आप प्रिंट लेना चाहें तो भी आप प्रिंट फॉर्म 26 क्यूबी पर क्लिक करके आप प्रिंट ले सकते हैं या सबमिट टू द बैंक करेंगे। बैंक सबमिट टू द बैंक करने के बाद आपकी जो बैंक की विंडो, जो पेमेंट विंडो है वो ओपन हो जाएगी। आप वहां पर अपना लॉगिन आईडी डाल के आप नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, जिससे भी आपको पेमेंट करना है वो आप पेमेंट कर देंगे। टीडीएस सर्टिफिकेट डाउनलोड करना होता है तो टीडीएस सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है वो भी अब हम देख लेते हैं। इस टीडीएस सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए हमको जाना पड़ेगा www.tdscpc.gov.in। हमको ट्रेसेस की वेबसाइट पर आना पड़ेगा। अभी जो हमने 26 की फाइल किया था वो किया था आपका TNSDL की साइट पर, लेकिन अब हमको कहा कि ट्रेसेस की साइट पर जाना पड़ेगा। उसके बाद ट्रेसेस की साइट पर आने के बाद हम यहाँ साइड में आप देखिए लॉगिन लिखा हुआ है तो लॉगिन पर हम क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपकी लॉगिन वाली विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप यूजर आईडी, अपना पासवर्ड, टेन फॉर डिडक्टर या पेन फॉर टैक्स पेयर यहाँ पर इंफॉर्मेशन डाल के आप क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको ऊपर ही ऊपर आप देखेंगे ये डाउनलोड दिखेगा आपको, तो यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड में आएगा आपको एक तो रिक्वेस्टेड डाउनलोड हो सकता फॉर्म 16B फॉर वायर। तो आपको क्या करना है, फॉर्म 16B फॉर वायर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास विंडो ओपन हो जाएगी, डाउनलोड फॉर्म 16B। डाउनलोड रिक्वेस्ट फॉर फॉर्म 16B कैन ओनली बी सबमिटेड बाय बायर ऑफ द प्रॉपर्टी। जो बायर है, प्रॉपर्टी खरीदने वाला है, केवल वो ही 16B को डाउनलोड कर सकता है। अब हमको क्या देना है, यहाँ पे इंटर वैल्यू देनी है, असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है, एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पर आपको देना है। एक्नॉलेजमेंट नंबर देने के बाद आपको पेन ऑफ द सेलर, सेलर का जो पेन नंबर है वो यहाँ पर देना है। उसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद
जो डिटेल्स थी, फुल नेम ऑफ पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स, फादर्स नेम और डेजिग्नेशन, ये सब आपके पास समरी आ जाएगी। तो इसको आपको क्या करना है, कंफर्म करके देख के सबमिट रिक्वेस्ट करना है। यहाँ पर आप चाहें तो आप एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन आप फादर्स नेम एडिट नहीं कर पाएंगे, बाकी आप इंफॉर्मेशन चाहें तो आप एडिट कर सकते हैं। नेम इज पॉपुलेटेड फ्रॉम पेन डाटाबेस, तो प्लीज विजिट, हमको सिर्फ क्या कर सकते हैं, हमारी प्रोफाइल की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप चेंज कर सकते हैं। प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन चेंज करने के लिए आपको यहाँ प्रोफाइल पे जाके क्लिक करना होगा, वहां जाके आप अपनी जो भी ये डेजिग्नेशन वगैरह अगर चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन आप फादर नेम चेंज नहीं कर सकेंगे। उसके बाद हम सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे। सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक करने के बाद आपके पास आ जाएगा कि योर रिक्वेस्ट फॉर डाउनलोड अ फॉर्म 16B हैज बीन सबमिटेड, रिक्वेस्ट नंबर इज, जो भी आपका रिक्वेस्ट नंबर है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो फाइल विल बी अवेलेबल इन डाउनलोड सेक्शन, ये अभी आपको तत्काल नहीं मिलेगी, आपको ये रिक्वेस्ट आपने डाल दी, उसके बाद आपको थोड़े समय बाद फिर लॉगिन करके आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमको देखने के लिए वही लॉगिन करके आके फिर यहाँ डाउनलोड पे जाना है। डाउनलोड में आपको दिख जाएगा रिक्वेस्टेड डाउनलोड, तो हम रिक्वेस्टेड डाउनलोड्स पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी जितनी भी जो रिक्वेस्ट थी उसकी आपके पास जो जो डाउनलोड के लिए अवेलेबल हो गई है उस पर आपके पास आपको आ जाएगा। जो आप सर्च ऑप्शन नंबर 1, या तो आप सर्च कर सकते हैं उसकी रिक्वेस्ट नंबर जो भी था, उस रिक्वेस्ट नंबर से आप सर्च कर सकते हैं, वो रिक्वेस्ट व्यू कर सकते हैं, या फिर आप डेट वाइज भी देख सकते हैं। मतलब रिक्वेस्ट क्या आप फ्रॉम टू डेट, मतलब यहाँ पे डेट दे सकते हैं, तो इस डेट के बीच में, और यहाँ पे व्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देंगे तो इस डेट में जो भी आपने रिक्वेस्ट की होगी वो सारी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। देखिए किस किस तारीख को रिक्वेस्ट की, रिक्वेस्ट के नंबर, असेसमेंट ईयर, फॉर्म टाइप, फाइल प्रोसेस और स्टेटस, ये सारे आपके पास आ जाएंगे। और इसमें से जो भी आपको डाउनलोड करना है वो उस पर आप क्लिक करके HTTP डाउनलोड पर क्लिक, यहाँ नीचे की साइड आप क्लिक कर देंगे, तो इस तरह से आपका फॉर्म 16BB क्या होगा, डाउनलोड हो जाएगा, जो कि आपको सेलर को देना है। अब हम ये देखते हैं कि हाउ टू व्यू एक्नॉलेजमेंट। अब जैसे मैंने बताया कि एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको बाद में भी रिक्वायरमेंट होती है, तो हम ये एक्नॉलेजमेंट नंबर यदि हमसे गुम हो जाए तो हम क्या करेंगे, तो ये एक्नॉलेजमेंट नंबर यदि आपको नहीं मिलता है, आप भूल गए सेव करना, तो आप फॉर्म 26S में भी जाकर आप एक्नॉलेजमेंट नंबर देख सकते हैं, या फिर www.tdscpc.gov.in ट्रेसेस की वेबसाइट से भी आप देख सकते हैं, या फिर टीन NSDL की साइट से भी आप दे सकते हैं। टीन NSDL की साइट से हम एक्नॉलेजमेंट नंबर कैसे देख सकते हैं वो भी मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो हमको भी teennsdl.com को लॉगिन पे जाना है। teennsdl.com पे जाने के बाद यहाँ आप नीचे की साइड देखिए, यहाँ पे जो ऑप्शन सारे दिख रहे हैं आपको, वहां पे जाके व्यू एक्नॉलेजमेंट नंबर पर हमको क्लिक करना है। एक बात और मैंने आपको बताई थी कि अगर आप बाद की तारीख में अगर TDS का पेमेंट करना चाहते हैं डिपार्टमेंट को, तो कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, टीन NSDL की साइट पर आके ये देखिए यहाँ पे ऊपर की साइड लिखा हुआ है ई टैक्स पेमेंट एंड सब्सिक्वेंट डेट, मतलब बाद की डेट में यदि आपको ई टैक्स पेमेंट करना है तो आप हम यहाँ पर क्लिक करके आप पेमेंट का आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर डाल के आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है व्यू एक्नॉलेजमेंट, हमको व्यू करना है एक्नॉलेजमेंट, तो हम यहाँ व्यू एक्नॉलेजमेंट नंबर पर क्लिक करेंगे। व्यू एक्नॉलेजमेंट नंबर पर क्लिक करने के बाद वो आप पेन ऑफ द ट्रांसफरी, पेन ऑफ द ट्रांसफर, टोटल पेमेंट जो कि हमने 26 QB में दिया था वो यहाँ पर इंटर करना है। उसके बाद असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है और हम यहाँ पर कैप्चा कोड डाल के हम यहाँ कर देंगे प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, आपको जब प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं कि हाउ से क्या सेलर जो है वो TDS को क्लेम कैसे कर सकता है। आपने TDS तो उसका डिडक्ट कर लिया, उसको फॉर्म 16B भी दे दिया, लेकिन अब वो किसको क्लेम कैसे करेगा इस TDS का, तो उसको क्लेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। सेलर को इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा और उस रिटर्न में वो TDS की अमाउंट को, अपनी जो भी टैक्स उसका बन रहा है रिटर्न में, उससे वो टैक्स TDS की अमाउंट एडजस्ट हो जाएगी। और यदि उसकी मान लो कोई टैक्स लायबिलिटी बन ही नहीं रही है तो फिर उसका जो जितना भी TDS था वो क्या हो जाएगा, उसको रिफंड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये पूरी प्रोसेस थी कि आप कैसे TDS का जो प्रोविजन थे, कैसे आप TDS का आपको करना है, कैसे फॉर्म सबमिट करना है और कैसे आपको TDS सर्टिफिकेट इश्यू करना है। मैंने लगभग सारे पॉइंट्स यहाँ पर कवर किए हैं। इसके अलावा भी यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।